अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। पूरे मुल्क में इस वक्त अकाउंटेबिलिटी का जिक्र चल रहा है और आज एक बार फिर स्ट्राइक कॉल भी आ गई है। अभी तक जो इतलात ये हैं कि जो पाकिस्तान की बार काउंसिल्स हैं और इवन पंजाब बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये सारे 14 को जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और वजह ये है कि जो उस दिन जुडिशल कमीशन ने केस टेकअप किया हुआ है जस्टिस फाइज ईसा का और जस्टिस के आगा जो कि सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, इनके ऊपर जो सा रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया हुआ है। क्या इस पर हड़ताल होनी चाहिए? हम कल भी इस पर प्रोग्राम पे बात कर रहे थे, लेकिन कल जो बार के नुमाइंदगान थे उन्होंने हमें ये कहा था कि कोई हम स्ट्राइक कॉल नहीं कर रहे, हम तो सिंपली वैसे अपना एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन सवाल 5-6 वही उठे कि क्या जजेस का एहतसाब होना चाहिए, क्या जर्नलों का होना चाहिए, क्या जर्नलिस्टों का होना चाहिए। और एहतसाब से पहले ये जो इतनी लड़ाई पड़ जाती है, ये व्हाट्स बिहाइंड इट, इसमें इशू क्या है इतना बड़ा। उसके अलावा एक अजीब कन्फ्यूजन सा फैला हुआ है। जो PTI की गवर्नमेंट है उसमें कभी एक वज़ीर उठते हैं, वो गए फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, प्रेजेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक बयान दाग दिया कि मुझे जो निकाला गया वो दूसरे लोग मिनिस्ट्री चला रहे थे, पता नहीं फ़ैसले कौन करता है क्या नहीं करता। ही मेड इज प्राइम मिनिस्टर लुक लाइक अ वेरी वीक मैन, जिसको शायद कुछ पता नहीं है। फिर उन्हीं की एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट अपनी बहन की अपॉइंटमेंट के लिए नेक्टा में DO लिख देती हैं, तो उस पर आज ट्वीट चला जाता है अपना नईमुल हक साहब का। वो भी आसमान से एकदम शोला बयानी कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत नाराज़ हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये वो और ये विड्रॉ करें, सब करें। फिर हम देखते हैं कि एक और वज़ीर हैं, उनके भाई अगर एडवोकेट जनरल भी हैं, वो भी लग जाते हैं। फिर ख़ुद नईमुल हक साहब के भी भांजे की बात हो रही है, भांजे भतीजे की अपॉइंटमेंट की। तो अजीब कॉन्फ्लिक्ट से लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू है, सब इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इशू है कि इस वक्त जिस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी की बात चल रही है, इसको किस सिमत में बढ़ना चाहिए। इवन चेयरमैन नैब, उनके ऊपर ख़ुद सवालिया निशान उठ गए हैं। उनके जो लेटेस्ट स्कैंडल चला, सही या गलत वो तो वक्त बताएगा, बट अगेन इट हैज़ कास्ट शैडो वाज हिम। जुडिशरी के ऊपर कल बड़ी ही खौफनाक बातें भी हुई मेरे प्रोग्राम में, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, उस बात को आगे चलूँगा। साथ ही फ़ौज में अपनी जगह एहतसाब चल रहा है। वहाँ पे एक नथिंग शॉर्ट ऑफ अ लेफ्टिनेंट जनरल को 14 साल कैद, एक ब्रिगेडियर साहब को उम्र सज़ाए मौत, एक और उनके अकम्प्लेस उनको भी सज़ाए मौत। लेकिन साथ ही फिर ऐसे फ़ैसले भी हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि मेजर जनरल्स वगैरह थे, इस तरह NLC केस वगैरह था, वहाँ पे इतनी सख्त सज़ाएँ नहीं थी। क्या देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस? क्या अब इस मुल्क में वक्त आ गया है कि बहुत क्लियर अकाउंटेबिलिटी हो? क्योंकि लगता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर पिक एंड चूज़ हुआ तो नताइज बेहतरी के बजाय ज़्यादा गिरावट का शिकार होंगे। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है राना जवाद, सीनियर जर्नलिस्ट। थैंक यू राना। इरशाद भट्टी साहब, वन एंड ओनली, ये आपकी शर्त है, कहना ज़रूरी है। और हमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में नहीं है आज, घर से ज्वाइन कर रहे हैं हमें। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप एक आज स्ट्राइक कॉल आ गई है जो अभी तक कंफर्म नहीं हो रही, लेकिन हमें बताया गया, तमाम चैनल्स पे कैरी कर रहे हैं कि ये 14 जुलाई वाला जून का राना, डू यू थिंक दिस इज़ नॉर्मल? इसमें स्ट्राइक की क्या बात है? नॉर्मल तो नहीं है ये बात, और ख़ास तौर पे अगर आप इसको इस पैराए में देखें, जैसे आपने ओपनिंग में कहा अपनी कि एक अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला चला हुआ है इस मुल्क के अंदर, गलत सही उसका सियासी बयानिया क्या है, उसका मुआशी बयानिया क्या है, उसके नताइज क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक रवैया अमूमी हमने ये देखा है कि अगर किसी इदारे के हवाले से, किसी और सेगमेंट के हवाले से कोई अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो उस पर रिएक्शन जो है वो ऐसा आ जाता है कि उसको फौरी तौर पे डिसमिस कर दो। आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स को ज़रूर देखना चाहिए। ये सही बात है कि जिस जज के हवाले से बात की जा रही है, उन जज का एक किरदार रहा है, पिछले दिनों मुख्तलिफ बातें भी हुई, लेकिन अगर एक रेफरेंस फ़ाइल किया गया है और एक लीगल अथॉरिटी की तरफ से किया गया है, लेजिटिमेट अथॉरिटी की तरफ से किया गया है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप कह दें कि आपने ये जानबूझ के किया, मैलाफाइड ही किया है और इस वजह से किया है कि आप इस जज को निकालना चाहते हैं, हम नहीं मानते, तो इसका मतलब है पूरे प्रोसेस को, जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, उसको बिल्कुल निगेट कर रहे हैं, जिसमें 5 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप उन पर नो ट्रस्ट कर दिया आपने, आपकी फ्रेटर्निटी है वो, आपका और उनका चूली दामन का साथ है। दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि भी आपने रेफरेंस भेजा, हमारे ख्याल में बोगस है, हम हर तरह की लीगल
असिस्टेंस जो भी मुमकिन होगी देंगे। और दूसरा मालिक, अगर इसके अंदर रूल ऑफ लॉ को या ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया गया तो फिर हम मैं कल जुडिशल काउंसिल की पावर्स पढ़ रहा था, उसमें बड़ा क्लियरली है कि जुडिशल काउंसिल के पास दो चीज़ें हैं। एक तो वो कोई भी तरीका, कोई भी कानून अपना प्रोसीजर बना सकती हैं कि जो इंसाफ करे। दूसरा, उनके पास पावर्स हैं कि अगर कोई वो जुडिशल काउंसिल समझे कि किसी जज पे इल्ज़ाम लगाया गया, बदनामी की गई है, एविडेंस या चार्जेस झूठे बनाए गए हैं, तो वो पूरा पनिशमेंट दे सकता है रिस्पॉन्सिबल लोगों को। तो ये नहीं है कि अगर आपने रेफरेंस डाल दिया है और नहीं हुआ तो कल को ख़त्म होगी बात तो आप स्कॉट फ्री हैं। वो मिनिस्टर ऑफ लॉ को भी रगड़ सकते हैं, वो शहजाद अकबर को भी रगड़ सकते हैं, जहाँ के ऑफिस ने इंक्वायरी की थी, वो सबको रगड़ सकते हैं। देखिए, इन्होंने इम्पीचमेंट का कहा ना, प्रेसिडेंट का मौका होना चाहिए। चलें, एक पॉलिटिकल डिमांड है, इसको एक अलग बात है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम उस दिन काम नहीं करेंगे या पैरालाइज कर देंगे, वो फिर एक ऐसा रवैया है जिससे लगता ये है कि आपने फैसला किया है, तहैया कर लिया है कि ये 100%। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं इंटरेस्टिंग बात सुनाऊंगा। मैं ज़रा सजाद साहब वो पीस चलाइए जहाँ मेरे प्रोग्राम में कल अमजद शाह साहब ने क्या कहा था 30% जजेस के बारे में। तमाम सूबाई बार काउंसिल्स को हमने बुलाया है। तमाम सूबाई बार काउंसिल्स बैठ के हम आपस में मुशावरत करेंगे और पूरे पाकिस्तान में हर हाई कोर्ट लेवल पर अपनी एक कमेटी बनाएंगे, जिस कमेटी का ये काम होगा कि वो निशानदेही करेगी करप्ट और इनकॉम्पिटेंट जजेस की, और उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं वो हम ख़ुद भी और हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इन्फॉर्म करेंगे कि ये लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। और ये तकरीबन 30% के करीब इस वक्त लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं बेंच के ऊपर, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के मिला उनकी कार्रवाई, उनके खिलाफ जजेस ऐसे हैं जो डिस्क्वालिफाई होने चाहिए। बिल्कुल, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कर रहा हूँ। और अब बहुत जल्द आप लोग इंशाल्लाह सुनेंगे कि हम पूरे जोर से बार काउंसिल जो हैं वो खड़ी होंगी और अपना पूरा जो उनका वो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक हम अपना पूरे जोर से इंशाल्लाह ये रेफरेंसेस लाएंगे भी। क्या आप लोग पिटीशन डालना चाहते हैं? बिल्कुल पिटीशन नहीं डाल रहे हैं, ना हम प्रोसीडिंग में अभी फिल होकर जा रहे हैं। क्या आप लोग पिटीशन डालना चाहते हैं? बिल्कुल पिटीशन नहीं डाल रहे हैं, ना हम प्रोसीडिंग में अभी फिल होकर जा रहे हैं। पटी साहब दोनों बातें कल के प्रोग्राम में की। एक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल वो कहते हैं 30% जजेस तो जज होने नहीं चाहिए, निकाल दें। सुप्रीम कोर्ट मिला के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और बार उनके खिलाफ जा रही हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे में अमानुल्लाह साहब, उन्होंने कहा हमने तो कोई इंटरप्ट नहीं करना, आज हड़ताल की कॉल भी आ गई। और जब अपने मुंह से कह रहे हैं कि 30% बिग नंबर, खुद जजेस के ऊपर भी ऐसा हो तो आप खुद जजेस कह रहे हैं 30%, एक भी ऐसा हो तो फिर ये एहतसाब की इतना शोर होगा क्यों है? देखिए, वो दो पढ़ी लिखी बातें कि एक है कि अचार में जो कीड़े बाहर से नहीं पड़ते। ये एक बड़ा साइंसी बात बता रहा हूँ बाबा जी, आपकी इजाज़त से। अचार में कीड़े अंदर से पड़ते हैं और हमारी कौम में रेत को निचोड़ती रहती है पानी निकालने के लिए। अल्लाह के फजल से आपने कब से सुना? मैं तो जब से कोई अखबार पढ़ने के काबिल हुआ तो 2 मुकद्दस सिदारे हैं, 2 मुकद्दस गायें हैं, एक फ़ौज, एक अदलिया। रज़ा रब्बानी साहब तो फिर वो छतें उठा लेते थे ना, जिनका एहतसाब ना हुआ तो एहतसाब उनका हुआ तो तब मानेंगे। ये हम बेचारे सियासतदान ही रह गए। अब फ़ौज ने 200 अफसरों का उन्होंने कहा कि हमने 2 साल में सज़ाएं दे दी हैं। एक उनका आर्मी चीफ आखिरी अदालती मोहलत पर है, एक आर्मी चीफ सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगत रहा है। DGI साबिक DGI पाशा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी भुगत चुके हैं। एक साबिक DGI ISI जनरल जवेद अशरफ काजी, जनरल सईद ज़फ़र भट्ट, जनरल सईद ज़फ़र और जनरल भट्ट नायब में पेशियां भुगत रहे हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल जवेद इकबाल को उन्होंने उम्र कैद दे दी है, एक ब्रिगेडियर को उन्होंने सजाए मौत दे दी है। जुडिशल काउंसिल की 50 साल हिस्ट्री देख लें, 2 जज निकले हैं, 3-4 ने रिज़ाइन दिया। पार्लियामेंट की 50 साल हिस्ट्री देख लें, 70 साल हिस्ट्री देख लें, नाअहल को अहल कर दिया। और कोई अपने बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, राजीव को दी इन्होंने लिस्टें दी, कोई नहीं हुआ। मुझे उसने कहा जाती उम्रा का मुजीबर रहमान है नवाज शरीफ, ये फिर अभी ग्रेटर पंजाब बनाने वाला, मैं इसी पे आता हूं, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला नवाज शरीफ, कुछ भी नहीं, सारे हाथ मिला लिए ना। तो ये बोगस इनका निज़ाम, इनका। और फौज की मुझे आजकल 2 चीज़ें बड़ी अच्छी फिर लगने लग गई। एक कि इल्ज़ाम लगे, मुकम्मल तहकीक होती है, साबित हो जाए, घर भिजवा देते हैं, उसके बाद कोई नहीं, सज़ा मुकम्मल मिलती है। और दूसरी रिटायरमेंट, जान छूट जाती है। इनसे तो जान नहीं छूटती,
ये तो फिर सर से ऊपर आके तो सब जमहूरियत के टोगे पहन के तो आ जाते हैं, अंदर से डिक्टेटर और मार्शल लॉ की पैदावार। अच्छा, दूसरा आ जाइए, मैं हैरान होता हूँ इनके, यानी आप सियासतदान को बात कर लें जमहूरियत खतरे में, आप जर्नलिस्ट को बात कर लें सहाफ़त खतरे में, आप ताजर की बात कर लें तिजारत खतरे में, आप अदलिया की एक जज की बात कर लें अदलिया। ईसा फायज़ काजी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो इस मुल्क से बड़े हो गए हैं, वो उनका करैक्टर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है, उनका करैक्टर इस पाकिस्तान से बड़ा हो गया है। कोई खुदा का खौफ करे। धरने वाला फैज़ाबाद धरने दे के उन्होंने किया था तो क्या कायदे आज़म से बड़े हो गए? उन पे इल्ज़ाम नहीं लग सकता, उनके इल्ज़ाम की तहकीक नहीं होनी चाहिए। और किसने करनी है वो साजिश? कैसे हो सकती है कि जज की अदलिया के पे इल्ज़ाम लग रहा है, अदलिया ही उसको प्रोब करेगी? और जस्टिस खोसा और जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार से बड़े जज मैंने नहीं देखे इस वक्त, जो ईमानदार, दबंग और जुर्रतमंद जज, उन पे आप अदम एतमाद कर रहे हैं। हम करना क्या चाहते हैं इस मुल्क? लेकिन मेरे प्रोग्राम में कल अमानुल्लाह साहब ने कहा, शायद अगर वो इनको केस हो जाए सुना भी देंगे, उन्होंने कहा जी इसी मुल्क में एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया को भी जज लगवाया, फिर अपने बेटे को लाइसेंस दिलवाने के लिए 10 साल की जो शर्त थी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस की, वो 7 साल की करवाई। अब इसी मुल्क में ये भी हो रहा है, खुद बार के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, फिर दूसरे मजे की बात यही नहीं थे जस्टिस ईसा फायज़ काजी साहब, मेरे मोहतरम जज, मेरे जमहूरियत बिलावल साहब ने कहा कि जमहूरियत पसंद जजों को निकाल रहे हैं। मैंने पहली दफ़ा सुना है कि जज आमरीत पसंद भी होते हैं। मुझे बता दें, नाम बता दें कि बिलावल की वजह से कि उन्होंने कहा कि कुछ आमरीत पसंद जजेस का तो एक हिस्ट्री है, वो भी हिस्ट्री है। नहीं, आपके पास जस्टिस मुनीर भी हैं। नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मुझे आपने किसने बिलावल को कहा कि ये तय करे कि जस्टिस ईसा फायज़ काजी जो है? बिलावल साहब को तो ये भी नहीं पता प्रोसीजर क्या है, वो तो कह रहे थे पार्लियामेंट में क्यों नहीं आया। मरियम साहब ने 5 ट्वीट कर दी, अंग अंग से उनके हर ट्वीट से छलका था। 50 ट्वीट तो मैंने पढ़े हैं जो उन्होंने किया था। उनके वाले साहब की हिस्ट्री देखिए, ये कर सकते हैं। मैं जनरल अमजद शोएब को भी गुफ्तगू करूँ, बड़े सब्र से जनरल साहब हमारी बातें सुन रही हैं। जनरल साहब ज़रा अभी आपसे फ़ौज के भी मैंने उस पर आना है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपका ये क्या ख्याल है, जो एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो सारा इशू बना है शायद इसलिए बन गया है कि एक जज साहब के ऊपर के, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सख्त फैसला किया था। अभी पैमरा ने मैं कहा कि हम इस कॉन्टेंट्स पे बात ना करें, इसलिए मैं कॉन्टेंट की बात नहीं कर रहा कि राइट या रॉन्ग क्या होगा, लेकिन जो ये तासुर है, क्या वाकई ये आपके ख्याल में इतनी बड़ी वजह हो सकती है? जजेस की जुडिशरी की साख नाकाबिले अदलिया काबिले मुआखज़ा है, अदलिया का एहतसाब हो सकता है। जी जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है मिसाल के तौर पे, यानी आपकी बात से मैं ये समझा कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस जो है वो मैलिफाइड है। अगर मैलिफाइड भी हो तो जो जुर्म या कोई चीज़ है वो तो हकायक पे, मैं नहीं कह रहा जी, ये लॉयर्स बॉडीज कह रही हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप्स कह रही हैं, ऑपोजिशन वाले कह रहे हैं, लॉयर्स कहते हों, कोई भी कहे। मैं ये कहता हूं कि एक आदमी कत्ल करे, अब उसके कातिल को, उस कत्ल करने वाले को जुर्म के ऊपर पकड़ने के लिए अगर ये कहा जाए कि जी ये फलां चूंकि इसके बड़ा खिलाफ था उसने ये कह दिया, तो कत्ल माफ़ हो जाता है उससे। जो जुर्म किया है उसका अपना भुगतना, कोई मतलब यह है कि आपके सर के ऊपर जुर्म तो कोई नहीं थोप सकता। अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो मैंने खरीद के तो नहीं इनके नाम पर डाल दी, ये तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है ना। मतलब इस तरह के भोंडी बातें लेके आना और करना, ये खुद अपना मुंह काला करने वाली बात है। दूसरी तरफ बात यह है, एक चीज़ ज़हन में रखिए, जो आप ये अभी बता रहे थे कि जी कल कह के गए कि हम हड़ताल नहीं करेंगे और ये वो, और आज हो गई। देखिए इस मुल्क में करप्ट माफिया इतना मजबूत हो चुका है, आज रियासत से ज़्यादा मजबूत है। पैसा इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, अदारा खरीद सकते हैं, आप पूरा अदारा खरीद सकते हैं अगर आप चाहें। वो नैब हो, SACP हो, FBR हो, FIA हो, कोई अदारा हो, और वकला भी उसमें शामिल। और वकला तो खुद लाकानूनियत इतनी करते हैं, जितनी पुलिस की इन्होंने फटाई की है किसी और ने की है, जितनी लाकानूनियत इन्होंने अदालतों में फैलाई है किसी और ने की है। इनके वकीलों ने कत्ल किए, ये उनको छुड़ा के लेके जाते रहे। एक बेचारी घर पे काम करने वाली बच्ची को मार मार के कत्ल कर दिया लाहौर के वकील ने, और अगले दिन वकील उसको 2 दिन बाद छुड़ा के ले गए। इतनी लाख कानूनियत इन्होंने फैलाई है। अपने पिछली जो इन्होंने एक कैंपेन चलाई थी जिसमें हमें वो एक 3rd क्लास चीफ जस्टिस थमा गए हमारे जिम्मे, जो करप्शन करता रहा बैरियर टाउन के साथ मिलके, उस शख्स के बाद अब फिर ये ड्रामा शुरू हो गया। ये पीछे पैसा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये दुख है। आप देख लें कि यहां कोई एहतसाब आगे नहीं चलेगा। उसकी वजह बुनियादी ये है कि जिनका एहतसाब हो रहा है उनकी जेबों में इतना पैसा है कि वो हर किसी को खरीद सकते हैं और कोई चीज आगे नहीं चलेगी। मेरा ख्याल है कि इल्ज़ामात की हद तक रेफरेंसेस हैं अभी
तो हम बिल्कुल। इसको कंक्लूसिव ना देखें। हाँ, exactly। एक जेनेरिक टर्म में जो आपने शुरू किया था वो ये है कि भी असूली तौर पे कोई भी एतराज क्या है? कोई भी ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जिसका ना किया जा सके। और ये बात इरशाद भट्टी साहब ने बहुत अच्छी की है कि अदलिया का तसव्वुर या अदलिया की सैंक्टिटी जो है वो नाकाबिले यानी कि अदलिया की वो तो अनअसेलेबल है, लेकिन इंडिविजुअल तो हो सकता है ना। ये सिर्फ अदलिया के लिए नहीं, ये फौज के लिए भी होना चाहिए, हिस्ट्री ये सियासत के लिए भी होना चाहिए। अगर आप देखें हिस्ट्री बड़े कंट्रोवर्शियल जजेस हैं, जस्टिस मुनीर इसी मुल्क में थे, मालिक साहब हमीद जोगर साहब को आप जज ही नहीं मानते, आपने उनको एक्सपंज कर दिया चीफ जस्टिस की तरीके से। अभी लाहौर के जस्टिस फरूख जिनका पनामा में नाम आ गया ऑफशोर में, उनको रिजाइन करना पड़ा। जस्टिस क्यों आपके टेपे पकड़ेंगी? ऐसी बात तो प्रिंसिपली इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं हो सकते। इसको आप ऐसे ना लेके जाएं कि आप इसको बना दें कि जैसे कोई बहुत ज्यादा मेलाफाइडी किस्म की चीज है। असल में वो पहली मूवमेंट एक चली हुई थी ना, तो उसके हलकोरों में ना, उसके झूलों में ये हमारी वकला बरादरी झूल रही है। एक जस्टिस गुलजार, जस्टिस खोसा, मैं फिर कह रहा हूँ, रेफरेंस टाइमिंग गलत, नीयत गलत, रेफरेंस गलत, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सब कुछ गलत। देखिए भट्टी साहब, अगर इनको उस जुडिशल काउंसिल के ऊपर एतमाद नहीं है, जुडिशल काउंसिल पे अगर एतमाद नहीं है, तो मुझे उस पर कैसे एतमाद होगा जो फायदीसा है? वो भी तो कल को इसी जुडिशल काउंसिल में जाके बैठ सकता है। दूसरी बात है कि अगर जिसको वकील कह दें कि ये सबसे ज्यादा पुरएतमाद जज है, उसी को हम माने। लेकिन जनरल साहब, वकील खुद कहते हैं 30% जजेस, और जो उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बात की, तो यकीन माने वो बात जुडिशल काउंसिल तक जाती है। नहीं, अब देखें चार चीज़ें, हम उस पर नहीं पढ़ते, उस पर तो 100 मोटिव लेना चाहिए इस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि वो 30% बताएं आके। बिल्कुल, वो कह रहे हैं बताएंगे। हाँ, तो बताना चाहिए इस पे, तो आज खुद नोटिस बनता है। अच्छा, चार चीज़ें बड़ी सुनो, टाइमिंग बड़ी गलत है जी, नीयत ठीक नहीं है, सियासी मामला लग रहा है, और चारों चीज़ें ठीक हों। ईसा फाइज काजी साहब दबंग आदमी हैं, हम उनका लेकिन पाबंदी है, नोटिस आए हैं, लेकिन दबंग आदमी ने हुदैबिया केस का क्या किया? नहीं सर, बात ये है बुनियादी तौर पे कि बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। आपने इस तरह किया कि वो गया किसके पास, रेफरेंस आया, इल्जाम लगा जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार जैसे जजेस के पास, उन्होंने पढ़ना है खिलाफ, कोई उन पे दबाव डाल के करवा सकता है? नहीं करवा सकता। लेकिन आई थिंक जनरल साहब का एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी जुडिशियल काउंसिल पे नहीं है, जिसमें आपके सीनियर तरीन मेंबर्स हैं, चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, देन 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, तो बेसिकली वो चीफ जस्टिस बन गए। मैं उस जायद बड़ी तो हो नहीं सकती। जायद फखरुद्दीन इब्राहिम पे हैरान होता हूँ, यानी ऐसा कानूनदान, यानी उसने फैसला नहीं आने दिया, बात नहीं होने दी, असल में इशू पता है। और फिर दूसरी आखिरी बात मलिक राना साहब, आखिरी बात, यानी ये आज बड़ा हो गया है। जस्ट ईसा फाइज काजी साहब, जुडिशरी, अदलिया, सारा पता है, इन्होंने जो हुदैबिया बंद कर दिया, मान लिया इनका फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन इन्होंने पता क्या किया था? डिस्कस भी ना करना, मुझ पे स्पेशल मेरी जमहूरी हक इन्होंने, जब फैसला आता है पब्लिक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का फैसला है, जब क्या फैसला डिस्कस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये के साथ 5 जजों के बेंच ने कहा इसको दोबारा खोलें। जी जानल साहब, ये जो 5 जजों के बेंच ने कहा दोबारा खोलें, इसने बंद करा दिया शख्स ने। ये जो बिल्डिंग वाला किस्सा था, साकिब निसार ने जो करवाया, ये इससे ब्लेटेंट क्या था? साफियों को बुला के कहा खबरदार आपने प्रोग्राम किया, यानी ये कौन सी जगह आम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ग्रैंड हयात का लीगल, ग्रैंड हयात लीगल, चकशजाद फार्म हाउसेज लीगल, बाकी सारे लीगल, गरीबों के घर गिरा गिरा के उन्होंने मार दिया और कहा कि 17 अरब ले लो, चुप कर जा, दड़ वट जा, ना इश्क दा खोल खुलासा। उस पर तो मुझे भी कोर्ट ने बुला लिया था, वो तो मैं तो उस दिन लाहौर गया हुआ था, 2 नफल पढ़े थे मैंने, कोर्ट में बुला के मैं आके 2 नफल पढ़े थे कि नीली घोड़ी में वकीला तेरी आज वापस ना आवे, लेकिन उन्होंने फिर आपको वापस भेज दिया। चलो नहीं, मैं ऐसे देखूं, मैं एक कॉपी मिली जाती है, तो रेफरेंस की कॉपी भी मैं देख रहा था। पाकिस्तानी, मेरे पास भी है। पाकिस्तानी लिहाज से तो इतना बड़ा केस कोई नहीं है, 1.8 मिलियन पाउंड की जायदादें हैं, वो इतना बड़ा केस पाकिस्तान, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। और एक दूसरा भी मुबैना तौर पर 64 दौरे, 1 के और 2 पासपोर्ट उनके पास, और उनकी भी 2-3 जगह प्रॉपर्टी, लेकिन लेट्स सी। नहीं, वो आगा साहब तो वैसे भी इंग्लैंड, लेकिन ये कि ये पेमेंट जो है ना कैश में की गई हैं,
पेमेंट्स कैश में की गई है। सर हमारी जनरल साहब मजबूरी से है कि मैं इसके कंटेंट से डिस्कस कर सकता है, इसमें स्पेसिफिक दूसरी बात ये उन्होंने उनका जवाब देने की वो और अभी आएगा। लेकिन आइए आप उस वक्त इशू ये भी बना एक्चुअली, मेरी कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमने तो रेफरेंस मूव किया, अगर वो जस्टिस साहब ने क्योंकि अगले दिन ही लेटर लिखा प्रेसिडेंट को और वो लेटर लीक हो गया, उसके से चीज़ें जल्दी मूव होगी, वरना ये बड़े आराम से लीगल प्रोसेस आराम से होगा। आपको बताऊं कि क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती सवाल है कि ये चीजें लीक क्यों हो जाती हैं हमारे यहाँ मीडिया के अंदर खास तौर पे एक रवाज नहीं, लीक के अलावा प्रेसिडेंट को लिखने का क्या क्लियर करते हैं कि ये चूंकि आगे इल्जाम तो इसलिए उनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से मांगना चाहिए, काबिल सजा। जब इस तरह का माहौल हो ना तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए आपके ऐसे इदारों को जिनकी सैंक्टिटी इंश्राइंड है आइन में, जिसमें फ़ौज भी है और अदलिया भी है। ऐसे इदारों के अंदर बैठे हुए लोगों के हवाले से जब आप बात करते हैं तो बहुत केयरफुल करनी चाहिए। इसलिए ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि लीक हुआ, लीक किसने किया, इस पर इंक्वायरी गवर्नमेंट को करवानी चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए किसने किया। काजी फाइज ईसा साहब ने जवाब लिखा, जब ये बात बाहर आ गई, क्या उनको चीफ जस्टिस को बताना चाहिए था, क्या उन्होंने डायरेक्ट लिखना चाहिए था, ये एक सेपरेट प्रोबो। लेकिन लॉयर्स जो से हैं इनका रवैये ने एक्चुअली इस केस को ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया और ज़्यादा इसको बदनामी ला रहे हैं, बिकॉज ड्यू प्रोसेस अंदर चीज़ें चलें, पहले भी चलती रही हैं। क्या सही बात है कि उसमें लॉयर कम्युनिटी को ये देखना चाहिए कि अगर कहीं इलीगल हुआ है तो आप उसको स्टैंड लें, लेकिन बाकी अपने फेलो जजेस पे एक तो नो ट्रस्ट ना करें। दूसरा ये है कि वन इज श्योर कि काजी फाइज ईसा एक ऑनरेबल जज है। 30% वाली बात आपको मैंने अभी सुनाई है, उसके बाद आप कहते हैं शक ना करें। नहीं, उन्होंने ये इस पे आज को नोटिस लेना चाहिए। और लॉयर्स ने क्या क्या कानून को नहीं माना, कानून को कोई नहीं, जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे उनमें अदम एतमाद किया, इस निज़ाम पे किया, एक ही फाइज काजी साहब पे उन्होंने ट्रस्ट। लेकिन लॉयर ने इस मुल्क को एक डिक्टेटर से निजात भी दिलवाई थी। ओ यार वो वक्त गुजर गया, अब ये डिक्टेटर का दौर है, खुदा का खौफ। लेकिन ये बात जनरल साहब भी ठीक है, जजों में ग्रुपिंग भी उसी जमाने में हुई और जुडिशरी में भी बिल्कुल सही बात है। और लॉयर और वो भी साथ खड़े हुए, रफीक तारड़ जो ब्रीफ केस लेके कोयटा गए, जस्टिस मलिक कयूम वाले, सुप्रीम कोर्ट पे कीमे खान, नान खान हमले वाले, साकिब निसार की बदतरीन डिक्टेटरशिप, वो भी खड़े हुए। मजे की बात है, वो भी जुडिशरी की। बेस्ट चीज यही होती है कि जिस पे भी इल्जाम हो, जज हो, जर्नल हो, जर्नलिस्ट हो, कोई भी हो, आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में जाएं। और इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है कि हम सारे कहते थे फौज का एहतसाब हो, अदलिया का एहतसाब हो, अब शुरू हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है, लेट्स फेस, देखो तो सही। फौज का एहतसाब तो शुरू से ही है। फौज के एहतसाब पे बात कर लेते हैं जनरल साहब से, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक इंटरव्यू डीजी ISPR का, उसका एक हिस्सा मैं सुनाना चाह रहा हूँ, जो कुछ अर्सा कबल उन्होंने हमारे दोस्त अरशद शरीफ के प्रोग्राम में एक सवाल के जवाब में दिया। फिर वहीं से बात को आगे चलाते हैं, चलाइएगा। वो फ़ौज एक ऐसा अदारा है जो कि थोड़ा आइसोलेशन में रहता है। हमारी जो रहन सहन है, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र नहीं आता। कहा कि सिर्फ पिछले 2 साल में 412 ऑफिसर्स जो हैं हर रैंक के, ये मैं सिर्फ ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके और जनरल ऑफिसर शामिल, उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिन की कार्रवाई हुई, उनको सज़ाएँ हुई। वो सज़ा भी फिर मुख्तलिफ लेवल की होती है, किसी को वार्निंग दी जाती है, किसी को कॉशन दी जाती है। सो मच सो कि अगर वो एक ऐसे केस में इन्वॉल्व है जिसमें उसको जेल जाना पड़ता है तो वो सज़ाएँ भी हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी का जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, अगर उसका आधा भी बाकी तमाम महकमों में आ जाए तो कानून होना एक बात है और उसकी एप्लीकेशन दूसरी बात है। तो हमारे जो कवानीन हैं अकाउंटेबिलिटी के पाकिस्तान आर्मी में, वो क्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट होते हैं और उसमें एहतसाब होता है। जी जनरल साहब, उन्होंने कहा कानून होना अपनी जगह है और इम्प्लीमेंट होना, ये हम लेटेस्ट कंट्रोवर्सी में देख भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए, मेरे कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, उन्होंने बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा कि ये जब जनरल साहब को भी सज़ा दी 14 साल की, तो उस पर कोई फ़ौज ने एक्शन नहीं लिया कि इनको इनकी पोस्ट पे अपॉइंट किसने किया। ऑब्वियस रेफरेंस था फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर, जनरल कियानी के ऊपर, कि उनके नीचे की काफ़ी पोस्टिंग्स आई, उन्होंने DGMO किया और सब कुछ किया। तो क्या ये कोई तरीका है, इज़ इट अ जस्ट डिमांड कि वो रोल भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि ये जो हो गया वो ठीक है? नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए, जो तहकीकात की गई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, ये एक बड़ी इंक्वायरी की शक्ल में मौजूद है। और उसमें अगर तो ये निकला कि ये सिर्फ इनका अपना इंडिविजुअल एक्ट था तो फिर तो वो खुद जिम्मेदार हैं।
लेकिन अगर किसी भी स्टेज पे निकले कि किसी और का भी इसमें कोई रोल था या उसकी कुछ कनाइवत शामिल थी या उसकी रजामंदी शामिल थी, तो उस लिहाज से उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन होगा। लेकिन मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है, ये शख्स जो है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता रहा, इसने बाहर कोर्सेज़ वगैरह किए थे और वहाँ कहीं बाहर इसकी लिंकेजेस वगैरह डेवलप हुए। लिहाजा यहाँ पे चूँकि वो डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट को या और लोगों को इस्तेमाल नहीं करता था, तो यहाँ पे किसी को इसका इत्तला या पता नहीं था। ये तो बाद में ये चीज़ें भी इसकी रिटायरमेंट के बाद सामने आई हैं। आप ये देखिए कि सर्विस के दौरान वो सिर्फ जनरल कियानी के नीचे उसने सर्व नहीं किया, उसने बहुत सारे लोगों के नीचे सर्व किया है और बड़ी मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में, क्योंकि उसने कोर्सेज जब बाहर किए तो लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर के रैंक में किए थे। फिर बाद में आप देखिए कि वो किस तरह प्रोग्रेस करता गया। अब ये है कि इंटेलिजेंस बावजूद इसके कि एक दफ़ा क्लियरेंस देती है किसी अच्छी अपॉइंटमेंट पे जाने के लिए, सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पे पोस्टिंग से पहले उसकी बड़ी थॉरो क्लियरेंस की जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बाद में भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। लेकिन ये ह्यूमन एरर भी हो सकती है या ये भी वजह हो सकती है कि वो बड़ा क्लेवर था कि अपने तौर पे घर पे ही काम करता रहा, कुछ उधर ही बातचीत निपटाता रहा। सो ये चीज़ें जो हैं, ये मेरा अपना ख्याल है कि हमें उस पैराए से देखनी चाहिए कि आर्मी ने जब एक दफ़ा इसको हाथ डाला है तो इसको उन्होंने इन टोटलिटी इसको हैंडल किया है। मैंने इस चीज़ को बड़ा खंगाला, बहुत दफ़ा इसको चेक किया है, क्योंकि मीडिया पे, हमारे जो सोशल मीडिया है, इस पर बड़ी बड़ी कहानियाँ फिर रही हैं, वो फैब्रिकेटेड हैं और बाज़ लोगों को फंसाने की, बदनाम करने के लिए वो की जा रही हैं, जिसमें नाम लिया जा रहा है कि जी फ़लाँ उस वक्त ये था, फ़लाँ के साथ ये था, उसमें बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, बाद में जो प्रमोट हुए लोग उनके नाम दिए जा रहे हैं। मैंने इस सब को खंगाल के चेक किया, इसमें से किसी का भी कोई उससे वास्ता नहीं था, लेकिन ये लोग एक दूसरे का बदला उतारने या बदनाम करने के लिए या अदारे को खींचने के लिए, इसमें घसीटने के लिए, ये इस तरह की सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिविटी जारी है। इसलिए ये मेरा ख्याल है कि इसको हमें उतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आर्मी का डिटर्मिनेशन मौजूद है कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे कतन माफ़ी दी नहीं जा सकती। और कोई भी हुआ, मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा से ये पूरी तवक्को है कि अगर उसने ये जुर्रत की है, हिम्मत की है कि इन लोगों को इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएँ दी हैं, तो वो किसी और के मामले में भी रियायत ना करता। नहीं जनरल साहब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तासुर भी और फैक्ट भी है कि आर्मी में बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं, और हमने सिविलियन गवर्नमेंट में देखा है अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और गलत अपॉइंटमेंट करता है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस खाली उस शख्स तक मुहित नहीं रहते, बल्कि वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी पे भी सवाल उठते हैं। ये जनरल साहब फिर एबटाबाद कमीशन के मेंबर भी रहे, एबटाबाद कमीशन के मेंबर भी रहे। अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस का जो तरीका है ना, वो ये है, प्रोसेस ऐसे है कि किसी भी एक अपॉइंटमेंट के लिए जो हमारा मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है, वो नाम भेजती है, 4 का पैनल भेज देती है और उन 4 की सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाती है। जब वो चीफ के सामने आता है तो उसको बताया जाता है कि जी ये लोग सारे कॉम्पिटेंट हैं, ये फुलफिल करते हैं सारी रिक्वायरमेंट और इंटेलिजेंस वाइज भी क्लियर हैं। जो क्लियर ना हुआ हो तो उसको पैनल से निकाल दिया जाता है, उसके बाद उसके सामने रखा जाता है ताकि वो चॉइस करने के बाद किसी को हटाना ना पड़े। सो वो उसमें से चॉइस कर देता है कि अच्छा जी ठीक है, इसको फलां जगह भेज दें। उस हद तक हो सकता है कि उसमें तो फिर मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, क्या उनको सजाएं नहीं मिलनी चाहिए? इंटेलिजेंस फेलियर अगर मैसिव है, अगर डीजीएमओ की रिपोर्ट के लिए इंटेलिजेंस क्लियर करती है एक बंदे को और वो उनके इतने ज़्यादा कि एक एंड पे आके वो सजाए उम्र कैद होती है, तो क्या इंटेलिजेंस फेलियर्स वालों को नहीं पूछना चाहिए? देखिए, ये एक बड़े लंबे कैरियर के साथ चीज़ चली है और मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ लोगों ने किया। इंटेलिजेंस फेलियर बिल्कुल है, ये आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि देयर इज़ अ फेलियर, लेकिन उसका ये पिन पॉइंट करना किसी एक वक्त पर शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि जहाँ से ये शुरू हुई है चीज़ वो बाहर के कोर्सेज से शुरू हुई है और उसके बाद ये कैसे प्रमाण चढ़ी है ये डेफिनेटली लोगों की नज़र से ओझल रहा है और ये फेलियर है उनका, क्योंकि मॉनिटरिंग का सिस्टम बावजूद इसके कि आप इंटेलिजेंस वाइज क्लियर हो जाते हैं, जब आप अपॉइंटमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपका ऑफिस जो है वो मॉनिटर किया जाता है। ये इंटेलिजेंस इंडिपेंडेंटली करती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि सब ठीक है या नहीं। तो उसके बावजूद राना आपने बहुत देखो, मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है, देखिए मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है कि हमें प्रिवेंशन ज्यादा जरूरी है। अब इस केस में सजा तो हो गई, लेकिन जो उसने नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुका हुआ है, डैमेज जो होना था वो हो चुका हुआ है। एक्चुअली सारा एम्फेसिस होता है उस प्रिवेंशन पे, आप तभी मॉनिटरिंग करते हैं, वरना तो एक दफ़ा किसी की सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई तो हो गई। लेकिन ये मॉनिटरिंग का सिस्टम रखा हुआ है साथ इसलिए कि किसी भी वक्त में बाद में कोई कोताही के हाथों ना ऐसा काम कर दे जिससे कि आपको नुकसान हो। लिहाजा इस केस में बिल्कुल फेलियर है इस वजह से कि जो उसने नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुका था। अब तो वो रिटायरमेंट के बाद बेहैसियत था, अब पकड़ा गया वो अपने जुर्म में और जुर्म की सज़ा उसको मिल गई, लेकिन
मुल्क का भी जो नुकसान होना था वो हो गया। राना, आपने सारी ज़िंदगी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कवर किया एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो, हाउ डू यू सी ऑल दिस? मालिक, ये ज़ाहिर है बहुत ही संजीदा बात है और हम इसको इस तरह रैप अप नहीं कर सकते। आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि ये कौमी सलामती का मसला है। कौमी सलामती, कौम जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं, वन एंड दी ओनली इरशाद भट्टी भी हैं, ये कौमी सलामती का इदारा है। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि भी वो वन टाइम हो गया था, फिर सेकंड टाइम हमने नहीं होने दिया, जो डैमेज हुआ। बहुत अच्छी ये कोशिश, ये आपकी इंटेलिजेंस ने इनको पकड़ा, बिल्कुल। बट मसला ये है कि जो डैमेज इन्होंने किया होगा, वो डैमेज जो है वो कौमी सलामती से रिलेटेड है, प्रोसेस की डेफिशिएंसीज को एक्सप्लॉइट किया ना कौमी उन्होंने। सलामती से रिलेटेड है ना। तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह के मामलात में कौम को ये भी बताना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ कि जो एक्शन इन्होंने लिए ये इनका करियर रहा। इस मौके पे इनको इधर उधर से क्लियरेंस मिली। जब पकड़े गए तो उस वक्त तक एक अकेले इंडिविजुअल ने अपनी उस कैपेसिटी में जो डैमेज किया था अपने इदारे के हवाले से ही किया था ना। वो कौन कौन सी चीज़ें थी, वो क्या प्लग इन किया होगा, गैप कहाँ पे प्लग इन हुए, कौमी नहीं, ये इस तरह नहीं है। ये राना साहब, मैं समझाऊंगा इंडिविजुअल के क्रेडिट की बात नहीं है। जी जनरल साहब, मैं अर्ज करूं, देखिए इसका किस्सा ये है, अमूमन लोग वक्त पे पकड़े जाते हैं, यानी इस तरह के वो अभी सर्विस में ही हैं, पकड़े गए, कुछ काम कर रहे हैं, पकड़ा गया। अब चीज़ ये है कि ये एक तरफ होता है, ये चीज़ें पब्लिक में लाई नहीं, इनकी तो सज़ा अनाउंस भी की गई है, ये पब्लिक में आती नहीं चीज़ें। उसकी बड़ी बुनियादी वजह होती है, मिसाल के तौर पे इस शख्स ने एक प्लान नंबर ए ये इसने कर दी, एक्सपोज कर दी या उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया। अगर हम ये पब्लिक में ना लाते तो आर्मी को ये पता लग गया था कि इसने प्लान ए की, लिहाजा दुश्मन को बताए बगैर, अनाउंस किए बगैर, इसकी सज़ा बताए बगैर प्लान ए आर्मी चेंज कर देगी, क्योंकि हमने डैमेज कंट्रोल के रास्ते रखे होते हैं। दुश्मन प्लान ए पे ही काम करता रहेगा, लेकिन आपने उस प्लान को ख़त्म कर दिया क्योंकि उसको नहीं पता कि आपने असल उसका मोरा जो है पकड़ लिया और उसको सज़ा दे दी है। ये वजह होती है कि आप कभी भी सज़ाएं अनाउंस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपके दुश्मनों को इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाती हैं और पब्लिक में ये चीजें नहीं लाई जाती। फिर आप क्यों किए अनाउंस? ये बदकिस्मती से हमारे मीडिया में हर वो बात डिस्कस हो रही है, क्योंकि सियासतदान ये कहता है कि जी सिर्फ मेरा एहतसाब क्यों। आपको बताना पड़ा कि एहतसाब का सिस्टम बड़ा फंक्शनल है। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो एक जनरल पॉलिटिकल प्रेशर बना है, उसकी वजह से अनाउंस करना पड़ा। मैं आपको बताऊं, मैं खुद इस प्रोसेस का इंचार्ज रहा हूं, आर्मी का मैं एडिशनल जनरल रहा हूं। मुझे पता है हमने कभी बाहर ये खबर नहीं दी थी। इसी तरह प्रमोशन की खबर नहीं आती थी कभी बाहर। ये मीडिया के इंटरेस्ट की वजह से लीकेजेस शुरू हुई हैं और बाहर इस तरह की बातें आती हैं जो बतानी पड़ रही हैं। अब लाजमन जो इसने जो कुछ इसने दुश्मन को पास की थी इंफॉर्मेशन, आज दुश्मन को पता लग गया कि ये पाकिस्तान चेंज कर देगा ये चीज़ें, क्योंकि ये आदमी पकड़ा गया है। ये हमारा डायलेमा है कि आज आर्मी को पब्लिक क्रिटिसिज्म का इतना बड़ा निशाना बनाया हुआ है और हर आदमी जिसको धेले का पता नहीं है वो अपनी राय इस तरह देता है इसके ऊपर जिस तरह वही सबसे बड़ा माहिर है, वही डिफेंस का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है यहाँ पे। अभी ये चीजें अगर आप पब्लिक में बताना शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो कितने ज्यादा हैं। जलसा मुझे एक बात बताइए, बहुत दफा हमारी चीजें जलसा मुझे एक बात बताइए जी, आप किसी बात से फिर मैं ब्रेक लूंगा, वापस आके शुरू करें गुफ्तगू। आर्मी पे ऐसा क्या इतना प्रेशर है पब्लिक ओपिनियन का या मीडिया के कहने का, किसी के कहने का, कि वो अपने इतने कोर जो से सीओ हैं आपके एसओपीज उनको चेंज करके इंटेलिजेंस की चीजें बाहर निकाल दे? इतनी क्या मजबूरी है जिसके बाद आपके ख्याल में इतनी ज्यादा होगी? ये तो फौज बात यह है कि इसके दो वजूहात हैं। एक तो पब्लिक परसेप्शन जो बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपनी पब्लिक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनकी हमायत पे। ये आप किसी भी तकरीर में किसी बात में सुन लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुंह से पहली बात होगी कि जी इस पाकिस्तान के अवाम ने जंग लड़ी, हम उनकी सपोर्ट से आगे जा रहे हैं। ये परसेप्शन हमें चाहिए, इसके बगैर पाकिस्तान आर्मी आगे चल नहीं सकती। तो हर फौज को चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो करप्ट माफिया है, जिनके अपने मुकदमे चल रहे हैं, जिनके अपने मसाइल हैं, वो उसको भुगतने की बजाय वो कौम को एक और रास्ते पे लगा रहे हैं। और ये नैरेटिव इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज आपको बाकी लोगों का एहतसाब करना मुश्किल हो रहा है। बड़े समझदार आदमी, इनके अपने मीडिया के लोग जो बहुत ही अदरवाइज ईमानदार और अच्छे लोग हैं,
वो भी बैठ के मेरे साथ प्रोग्रामों में कहते रहे कि जनरल साहब ये कोई एहतसाब नहीं जी, फौज का भी और जजों का भी होना चाहिए। अब ये जब आप बातें करते हैं, क्या पब्लिक बेचारी उसको कौन जाके एक्सप्लेन करेगा? ये बड़ा बड़ा गलत रवैया यहाँ निकला है। उस रवश की वजह से आर्मी नुकसान उठा रही है। हमें प्रमोशनें कभी हमने नहीं बताया। दुश्मन को पैसा खर्च करना पड़ता था, मेहनत खर्च करनी पड़ती थी पता करने के लिए कि फलां इलाके में फलां जगह कौन कमांडर है। आज यहाँ पे मीडिया पे अनाउंसमेंट हो रही होती है पहले से कि जी फलां जगह जाएगा, फलां जगह जाएगा। आर्मी तो बाद में बताती है। वो आर्मी ही प्रेस रिलीज इशू करती है जनरल साहब, वो आर्मी ही की प्रेस रिलीज आती है, फलाना अब तो कर देते हैं, फलाना पॉइंट हो गया। अब तो इस वजह से करते हैं कि इसकी चैमे गोइयाँ और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ जो अखबारों में छप रही होती हैं उनको ख़त्म करना होता है। ये तो रिटायरमेंटों से पहले शुरू हो जाता है, 6 महीने पहले कि फलां वक्त में फलां रिटायर हो रहा है, उसकी जगह फलां आ जाएगा, फलां जगह ये हो रहा है। आप रोज़ देखते नहीं है ये चीज़ें। अब प्रेस रिलीज का सिस्टम उन्होंने निकाला कि ताकि ये जो अफवाहें फैलाने का किस्सा है ये कहीं तो जाके ख़त्म हो, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के हक में नहीं है। पर जनरल साहब ने अपनी शुरू में ही कहा था कि उन्होंने क्लैरिफाई किया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई किया कि इन सज़ाओं के अनाउंस होने के बाद जो सोशल मीडिया पे चल पड़ी हैं चीज़ें वो गलत है। तो आप ये देखें कि एक कॉन्सिक्वेंस इसका ये भी आया कि इससे स्पेकुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, इसमें तरह तरह की डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट वाला हिसाब है ना। मेरा ख्याल है कि ना करें तो लोग कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही, ये बात कहें तो फिर फौज कौमी सलामती का कौमी इदारा है और ये अवाम की मोहब्बत से बनता है। अवाम कौमी सलामती का समझते हैं ना अंदर से, लेट्स बी फेयर। अरे ऐसे ही ना बातें ऊपर से अंग्रेजी करते रहे। हम सारों की ख्वाहिश होती है कि करें, हाँ हम करते हैं जो बातें हम करते हैं वो फौज के हवाले से उन्होंने ठीक किया है, अनाउंस करना चाहिए। इस माफिया को जो रोज एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं जी, ये तो दो मुकद्दस हैं, ये तो दो मुकद्दस हैं। अब वो सोशल मीडिया किस मेरे अकाउंट बने पड़े हैं, रोज गालियां दी। सोशल मीडिया को क्यों करते हैं? एक्चुअल जो चीज़ है उन्होंने एहतसाब किया, उन्होंने बताया हमने 2 सालों में 200 अफसरों का एहतसाब किया है। आप उनसे लिस्ट मांगे उनको, 412 आप जिनका भी 412 खा गए, आप जिनका भी करना है उनका करें। आप उन्होंने एक अपने लेफ्टिनेंट जनरल को उम्र कैद दी, अडयाला जेल भिजवा दिया। ये नहीं कि उसको इस नहीं कार्डियक यूनिट सेंटर नहीं भेजा, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं उसके जारी होंगे। मेरा तो ख्याल है, मैं अभी ब्रेक लेनी है लेकिन मैं जनरल साहब से डिसएग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है सजाओं का बताना, आई थिंक सजाओं का बताना पब्लिक का फेथ पड़ता है कि एक इदारे में एहतसाब हो रहा है, बढ़ता है। वरना तो लोग कहते हैं जी अंदर खाने गायब हो रही है चीजें। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम क्या गुफ्तगू करते हैं सर, हम क्या गुफ्तगू करते हैं? हम कहते हैं अदलिया भी मुकद्दस है, फौज भी मुकद्दस है, सियासतदान मारे जा रहे हैं, जो आता है मारा जाता है। ब्रेक लेनी, डू यू एग्री विद जनरल साहब के नहीं बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए, ऐसे कि बताना चाहिए, लेकिन जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग आपकी थी मैं उस पर बात कर रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपने ये अनाउंस कर दिया कि इन लोगों ने किया है और आपने ये कहा कि हमने इनको सजा दी है, तो इनके जो बेनिफिशरीज थे, जो कोलैबोरेटर्स थे, जहां जहां ये काम कर चुके थे, कौमी सलामती को अगर कोई नुकसान पहुंचाया उसको प्लग इन किया। नहीं ऐसे नहीं है, ये बड़ी बचगाना सी बात। राणा साहब पूरी फौज फारिग, राणा साहब ऐसे नहीं है। अच्छा जनरल साहब की बात सुन ले, मैंने ब्रेक लेना। ये इसकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी रिपोर्ट मौजूद है। अब ये इसमें अगर किसी ने जरा भी मामूली सा भी रोल अदा किया है तो वो अंदर है। ये ऐसे नहीं होता। ये कोई सिविल का वो जो जॉन लीक्स के ऊपर इंक्वायरी बैठाई थी, ये वो नहीं है। जनरल साहब आप ये कह रहे हैं कि सजाएं हो गई हैं, इनको आइसोलेशन में बंद करके। मैं जनरल साहब एक चीज बताएं ताकि मैं समझ जाऊं, इनके साथ जो कुछ किया गया है वो आप तस्वर भी नहीं कर सकते। और दूसरा आप ये कह रहे हैं इनकी इंटेरोगेशन हुई है, जो सजाएं हो गई हैं इसके बावजूद अभी प्रोसेस आपका मतलब ऑनगोइंग है, ये अभी और प्रोसेस चलता रहेगा इन्वेस्टिगेशंस का। मैं आपको बताऊं कि अगर इंक्वायरी में ये मौजूद है कि किसी ने इनको असिस्ट किया था, सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस शख्स को छोड़ा जाए। ये आर्मी की सक्सेस इन चीजों पे डिपेंडेंट है। आप ये कॉम्प्रोमाइजेस अगर कर लें तो ये फोर्स तो आपके हाथ से दूसरे दिन निकल जाएगी। सही बात नहीं, एग्जैक्टली आर्मी का कोई कॉम्प्रोमाइज देहातों से बड़े बड़े मुस्टंडे हमने भर्ती किए होते हैं, उनको हैंडल करना आसान नहीं होता। ये कानून है आपके हाथ में जिसकी वजह से आप करते हैं। चले यहाँ मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आगे नाज़रीन जरा और अकाउंटेबिलिटी तो चलेगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग एक डॉक्यूमेंट अभी कल 2 दिन से बड़ा सीन चल रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ज़रताज गुल ने अपनी हमशीरा को जो पोस्टिंग दिलवाई, तो एक खबर हमारी रिसर्च टीम ने निकाली है फरवरी 13, 2007 की, बड़ी खौफनाक खबर है, डॉन न्यूज़पेपर में। उन्होंने बताया कि शबनम गुल किस वजह से सैक की गई थी, निकाल दी गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, और बड़ा संगीन उन्होंने एक जुर्म किया था। वो क्या था वो इस ब्रेक के बाद मैं आपसे शेयर करूँगा, हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जरदाज गुल की, उन्होंने जो अपनी हमशीरा की अपॉइंटमेंट करवाई है नेक्टा में। मैं वेरी सरप्राइज, नेक्टा बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, उस पर आज फवाद का ट्वीट चल रहा है कि बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी अपॉइंटमेंट है। अगर ये नेक्टा को ये समझते हैं इनसिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की, इन्होंने बना दी थी तो पिछली मरतबा इनकम टैक्स FBR पता नहीं लेकिन मैं इंटरेस्टिंग चीज़ ये बता, दो चीज़ें पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। पहले अफसर एक तो ये कि नेक्टा नाज़रीन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रिपोर्ट नहीं करता, नेक्टा कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। तो जब ये अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं तो ये कह देना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कोई फुर्तियाँ नहीं हैं, ये एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की गलती है जो अगर उसको अकोमोडेट किया गया। और ये शो करता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अंदर इस वक्त कितना एक क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं जो मिनिस्ट्रीज में भी नज़र आता है कि आपस की इन फाइटिंग सब कुछ कॉज जो उनका न्यूक्लियस सेंटर है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसकी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे खबर कर रहा था जब बताया गया तो उन्होंने जरदाज गुल ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये क्या मजाक है, क्या कोई कॉम्पिटेंट बंदा सर्विस में नहीं हो सकता, किसी अजीज़ रिश्तेदार किसी मिनिस्टर का है किसी का, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये फरवरी 13, 2007 डॉन न्यूज़पेपर, इसकी हेडलाइन है पंजाब यूनिवर्सिटी डिस्क्वालीफाइज 2 रिसर्चर्स। इसमें एक साहब थे, उन्होंने इस खबर के मुताबिक ये क्लेम किया कि जी 2 रिसर्चर्स ने मेरा जो सा एक डॉक्यूमेंट है, मेरी कुछ आर्टिकल्स हैं, किताब है, प्लेजराइज किया, उसमें से चोरी करके मवाद अपने थीसिस में छापा है। और वो उन्होंने कहा, उसमें नाम थे शबनम गुल एंड अंदलीप साबरा। शबनम गुल वही इनके मशीरा हैं जो अब डायरेक्टर नेक्टा अपॉइंट हुई हैं। इसके ऊपर पंजाब इन्होंने दोनों ने मिल के एक किताब लिखी, तहरीक कश्मीर 1947 से अब तक टू डेट, पब्लिश बाय फारूक सन्स लाहौर 2006 में। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस पर इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। उन्होंने कहा कोई टीचिंग जॉब ये फ्यूचर में पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं ले सकती। उन्होंने जो स्टूडेंट इनका था शबनम गुल का MPhil का एंड कश्मीरियात का, वो भी उनकी स्टूडेंट की जिनकी एडमिशन थी MPhil की, वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी। प्लेजरिज्म सब कुछ चीटिंग, और वो डायरेक्टर नेक्टा। और प्राइम मिनिस्टर के मशीरे ख़ास कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत नाराज़ है, उन्होंने कहा विड्रॉ करो ये लेटर विड्रॉ करो। भाई आपको तो सैक कर देना चाहिए फिर अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। अगर आप कहते हैं कि जी हमारी पॉलिसी नहीं है फ्रेंड्स इन पोजीशन की, तो व्हाट इज़ दिस? ये तो बड़ा वाज़ेह एक है कि इस गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हैं कैबिनेट के, 22 करोड़ की आवाम में 47 हैं कैबिनेट के मेंबर्स। सोचें तो इनकी IQ लेवल तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर उनको जो हैंडल कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा ये बात कर रहे हैं, आजकल आम बात चल रही है कि भी आपको अपने कॉम्पिटेंस तो शो करनी पड़ती है ना, जो आपको काम मिला हुआ है। अगर आप उसके अंदर भी अकरबा परवरी कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं, और एक क्लेम आपका ये है कि आप इस चीज़ को तोड़ने के लिए सिस्टम लेके आए हैं, ये डायरेक्टली निगेट। खटक साहब हैं, परवेज खटक साहब, अभी उन्होंने अपने भाई को वजीर लगवाया, अब दामाद को उन्होंने अपना पेट्रोलियम की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका चेयरमैन लगवाया। तो बड़ी मजे की बात की, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं। उसने कहा कि ये जो तब्दीली है स्टेटस को, ये उल्टी बात है, ये वाहिद, ये तो स्टेटस को बचाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दौर में भी ऐसे ही होता था काम, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है कि अपने अजीज़ों में, अपने रिश्तेदारों में उन्हीं लोगों को ऑब्लाइज किया जाए। जनरल साहब जी एक्शन प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं ऑफिस, उनका तर्जुमा। ये जो राणा साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। क्या एक्शन है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ, जी जनरल साहब लास्ट मिनट क्विकली देखें। जी मैं राणा साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, क्योंकि बहुत सारे इनके लोगों ने इसी तरह अपने रिश्तेदार, यहाँ तक कि इवन इमरान खान ने भी अपने दोस्तों शोस्तों को भर्ती किया है। लेकिन जरताज गुल के मामले में जो मैंने सुना है या पूछगिछ की है, उससे मुझे ये पता चला है कि जरताज गुल ने जो लेटर लिखा था वो 3 महीने पहले लिखा था, और इन 3 महीनों में फिर नेक्टा ने इनकी मुख्तलिफ लोगों को इन्वाइट करके तो उनकी सिलेक्शन की। उन्होंने 6 लोगों को शॉर्ट लिखा क्यों? क्वेश्चन है लिखा क्यों? गुल भी शामिल थे। लिखा क्यों? डजंट मेक सेंस। अच्छा, वो बात ये ना, लिखने पे लिखा, लेकिन उन्होंने अपने आप को बरी जिम्मा करा लिया नेक्टा ने, उनका जी हमने तो सिलेक्शन की है। अब इसमें चीज़ एक और, जो आप 2007 का वाक़या बता रहे हैं, उसके बाद ये आज दिन तक गवर्नमेंट सर्विस में मौजूद थी शबनम गुल। ये लाहौर कॉलेज में पढ़ाती भी रही हैं और गवर्नमेंट सर्विस में मौजूद हैं।
इसका मतलब है कि वो केस जो उस वक्त 2007 में आया, या तो कुछ फैसला उसका बाद में इनके हक में हुआ कि इनकी अपील की या कुछ, या कहीं वो ख़त्म हुआ क्योंकि उसके ख़त्म किए बगैर ये गवर्नमेंट सर्विस में आ नहीं सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि सरताज, मेरा ख्याल, मेरा जनरल साहब, मेरा एतराज़ सिर्फ इतना है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला टेररिज्म है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला उससे लड़ाई है। हम ग्रे लिस्ट पे पड़े हुए, हम दुनिया से लड़ रहे हैं, और जो अथॉरिटी बनाई जा रही है वो पार्किंग स्पेस, उसको मजाक बना दिया गया कि उसमें इतने कंट्रोवर्शियल तरीके से और इस कैलिबर के लोग लगा रहे हैं, तो दुनिया हमारे पे हंसेगी नहीं तो क्या करेगी? देखें जी, उस अदारे का तो हशर किया हुआ है पहले से ही, कोई आज दिन तक उसको लोग बैठे वहां पे जो भी हैं थोड़े बहुत तो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन वो फाल नहीं है अदारा। बट इस 30 सेकंड्स लास्ट प्रोग्राम, ये तो अलमिया है, ये बिल्कुल अलमिया, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। इसको फाल होना चाहिए था और उसमें लोग बड़े माहिर किस्म के होने चाहिए थे जो टेररिज्म को समझते हैं और उस पे काम कर सकते हैं। थैंक यू जल साहब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। खाक माहिर होने हैं, हमारे किधर कोई माहिर बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कलभूषण उसने कहा भाग गया है, और उसने अली अमीन गंडा पर, वो आज भी वजीर है। आजम सवाती पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, हिंद सिंध में फ्रॉड कर चुके हैं, वो पार्लिमानी अमूर। जिस बच्चे को दाखिला दिलाया, जिस दिन सुलह हुई, उसको स्कूल से निकलवा दिया। यानी और एक बाबर बैठा है, नदीम बाबर जो नदीम बाबर की कंपनी के 2 बिलियन देने हैं सुई गैस के, वो उसके बॉस बन गए। असद उमर को गवर्नर स्टेट कहते हैं, $2 अरब पड़े हुए थे, $2 नहीं पड़े हुए थे, फलाना ये हुआ था, फलाने 5-7 एडवाइजर, और ये कह रहे हैं 45, खुदा का खौफ, 18वीं तरमीम के बाद 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, आपने उस पर 45 वजीर बिठाए हुए, मशीर अलहदा फलाना, 6 वजारतें हैं टोटल, और उनमें भी नहीं हो रहा। यही तो है कि 22 साल बाद एक पार्टी आती है, ना उनकी तैयारी नजर आती है, ना राइट पीपल फॉर राइट जॉब। सर वो खत्म, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, इस पे खत्म करते हैं। नाज़रीन, मेरी तो एक ही दरख्वास्त है वकला से, कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, इसको इशू ना बनाएं, लॉ को अपना कोर्स लेने दें। अगर उनको जजेस पे एतबार है, अगर एक जज पे एतबार है तो 5 जजेस पे तो उससे ज़्यादा एतबार होना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर खुल के बात करें, लेकिन प्रोसेस ऑफ लॉ को चलना चाहिए। कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं है। और ये जो ज़रताज गुल वाला बात हुई है, ये बात इनकी हमशीरा की नहीं है। जैसे हमने कहा, ये बात है एक बहुत सीरियस इदारे के, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो सी आपकी है, इस पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है इससे। खुदा का वास्ता है, इसको गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, इसको पार्किंग स्पेस ना बनाएं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, टेक अ लुक एट योर सेक्रेटेरिएट, मसाइल आपके घर में, पहले उनको काबू करें, पूरा मुल्क आपके काबू में आ जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।